हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम इन्वायरमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है आपका क्लाइमेट फाइनेंस। आपको मालूम है कि वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेक्टेड रेट से भी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आपके पेरिस एग्रीमेंट 2015 में कंक्लूड हुआ। उसके बाद में कोप होती आ रही हैं, जो कि आपका UNFCCC का पार्ट है। लेकिन उनका मेनली फोकस है कि पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में कंक्लूड हुआ, उसमें जो टारगेट्स रखे हुए उनको अचीव किया जाए। इसी से रिलेटेड कोप 27 आपका शर्मल शेख में इस ईयर हुआ, और उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्लाइमेट फिनांस की जैसी जो अपने इंस्ट्रूमेंट है उनको सुधारा जाए और क्लाइमेट जो फिनांस है उसको बढ़ाया जाए। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कोप 27 हमने डिस्कस जो चीज़ें की है वो है कि शर्म अल शेख में आपके डायलॉग में आर्टिकल 2.1 आपके पेरिस एग्रीमेंट का था, उसको उस पर एक डायलॉग लॉन्च किया गया जो था आपका शर्म अल शेख डायलॉग। ठीक है, ये आपके फाइनेंशियल फ्लो से रिलेटेड था। तो इफ़ एनी क्वेश्चन राइजेज इन योर एग्जाम कि आर्टिकल 2.1 C जो है वो पेरिस एग्रीमेंट का किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपका फाइनेंशियल फ्लो से रिलेटेड है। आप बस इतना उसके रिलेट कर लें अपने ऑप्शंस को क्वेश्चन के। इसके साथ में 230 मिलियन की इसमें नई प्लेज रखी गई कि जो 230 मिलियन से भी ज़्यादा की थी, मतलब इतना आपका एडेप्टेशन फंड को बनाया गया कि इतना एडेप्टेशन फंड होना चाहिए। और इसके साथ में कुछ नए फंडिंग अरेंजमेंट किए गए। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इनक्रेज किया गया ताकि वो अपने ऑपरेशनल जो मॉडल्स हैं या फिर अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उनको रिफॉर्म कर सके। सस्टेनेबल डेट कोलिशन इनिशिएटिव जैसी चीज़ें लॉन्च लॉन्च की गई ताकि ग्लोबल शील्ड तैयार हो सके अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। और आपका जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप जो है उसको भी यहाँ पे बनाया गया। इसके साथ में देखिए कि क्लाइमेट फिनांस का जो टर्म है उसको UNFCCC ने कैसे डिफाइन किया है। तो UNFCCC के अकॉर्डिंग क्लाइमेट फिनांस का मतलब है कि लोकल, नेशनल या ट्रांसनेशनल फंडिंग जो आपकी पब्लिक हो या प्राइवेट हो या अल्टरनेटिव सोर्स हो। तीन सोर्स हो सकते हैं आपके, पब्लिक, दूसरा प्राइवेट और थर्ड आपका अल्टरनेटिव सोर्स। इसके थ्रू आपकी फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हो लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या फिर आपका ट्रांसनेशनल लेवल पे फंडिंग हो। और उसका आपका एम होना चाहिए कि वो सपोर्ट करे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को और एडेप्टेशन एक्शंस को। तो ऐसी फंडिंग को बोलेंगे हम क्लाइमेट फिनांस। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हुई। इसके साथ में जो मेन चीज़ है वो है कि जो फाइनेंस की हमें नीड है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि हम कोप 27 की टर्म्स में बात करें जो शर्म शेख में कंक्लूड हुई, वहाँ पे एक प्लान इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें बताया गया कि हमें पर ईयर 4 ट्रिलियन US डॉलर की ज़रूरत है इन्वेस्ट करने की 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को। यदि हमें ग्रीन बनाना है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके जो एनर्जी जनरेशन है उसको ग्रीन बनाना है, तो उसके लिए हमें इतना ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इस टारगेट को यदि 2030 तक पर एनम 4 ट्रिलियन डॉलर यदि हम इन्वेस्ट करें रिन्यूएबल एनर्जी में, तो हम नेट जीरो एमिशन अचीव कर सकते हैं 2050 तक। तो ऐसा वहाँ पे एक प्लान रखा गया। उसी के साथ में लो कार्बन इकोनॉमी की भी इसमें बात की गई कि यदि हमें ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन करना है लो कार्बन इकोनॉमी के लिए, तो हमें जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पर एनम 4 से 6 ट्रिलियन पर ईयर हमें चाहिए। तो आप दो टर्म याद रख सकते हैं। पहली तो है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक 4 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने की जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी में, ताकि हम नेट जीरो 2050 तक अचीव कर सके। इसके साथ में ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन यदि लो कार्बन इकोनॉमी तक करना है तो हमें हर साल 4 से 6 4 to 6 ट्रिलियन डॉलर आपका पर ईयर एक्सपेंडिचर करना है। तो ये दो अमाउंट आप याद रखें। इसके साथ में यदि हम बात करें क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको मालूम है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज जो आपका नॉर्थ एंड साउथ का जो गैप बना रहता है उसमें मेन चैलेंजेस जो आते हैं उनको पूरा करने के लिए ही आपको क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है पड़ती है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज है डेवलप्ड अर्लियर, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें अभी डेवलपमेंट की जरूरत है, तो उन्हें फंड्स की भी जरूरत है। और यदि वही ज़्यादा पॉल्यूट करेंगे इन्वायरमेंट को तो उनके लिए कोई आगे सॉल्यूशन नहीं बनना है। तो हमारा जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर्ब करने का ग्लोबल टेम्परेचर को, वो नहीं अचीव हो पाएगा। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? पहला है आपका जस्ट ट्रांजिशन। इसका मतलब ये है कि लो कार्बन एनर्जी सिस्टम्स तक हमें यदि ट्रांसफॉर्म करना है तो कंट्रीज़ को जो रिक्वायरमेंट है उनकी डेवलपमेंट की, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको जस्ट बनाए रखना है और उनको एक जस्टिफिएबल ऐसी जो कंडीशन जो है उसको मेंटेन करना है। दूसरा आपका लॉस एंड डैमेज जो कंट्रीज़ को हो चुका है उसको एड्रेस करने की जरूरत है, रिस्टोर करने की जरूरत है। जो नेचुरल कैपिटल जो है या फिर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डैमेज हो चुका है उसको रिस्टोर करने की नीड है। तो ये सिग्निफिकेंस है आपके क्लाइमेट फिनांस के। इसी के साथ में कुछ और है आपके तरीके जैसे जिससे आपका फाइनेंस के सोर्स अवेलेबल हो सकते हैं। 3 फैसिलिटीज़ पहले से बनाई जा चुकी है। पहला तो है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है, ये 2 फंड्स को मैनेज करती है। तो GF के 2 होते हैं, कौन कौन सा? SCCF जो जिसे बोलते हैं स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड,
जो 2001 में एस्टेब्लिश किया गया। इसका काम है फाइनेंस प्रोजेक्ट्स जो है आपके एडेप्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड हो, चाहे आपका कैपेसिटी बिल्डिंग से हो, चाहे आपका एनर्जी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या फिर आपका इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन यदि करना है, उससे रिलेटेड जितने भी फंड होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, उनको फाइनेंस करने का काम होता है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। तो क्लाइमेट चेंज फंड है लेकिन ये स्पेशल है, तो ये काम करना है GEF को, वो ही इसको मैनेज करेगा। दूसरा है LDC फंड। LDC मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इसको एस्टेब्लिश किया गया ताकि सपोर्ट मिल सके वर्क प्रोग्राम में, जिसे लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उसकी जो पार्टीज़ हैं, LDCs जो हैं, उनको असिस्ट किया जा सके ताकि वो प्रिपेयर हो सकें, इंप्लीमेंट कर सकें नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन NAP, नेपास को वो अडॉप्ट कर सकें, प्रिपेयर कर सकें और इंप्लीमेंट कर सकें। मतलब पहले प्रिपेयर करेंगे देन इंप्लीमेंट करेंगे, तो ऐसी चीज़ें हो सके उसके लिए LDC आपका फंड बनाया गया, इसको मैनेज करता है GEF। तो आपको याद रखना है GEF दो तरह के फंड मैनेज करता है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और दूसरा है LDC फंड। Then again, if we talk about financial mechanism established for climate change under UNFCCC, तो second one is adaptation fund. First one was funds managed by GEF, second is adaptation fund. Adaptation fund आपका होता है जो 2001 में एस्टेब्लिश किया गया कंक्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट जो है उनको फाइनेंस करने के लिए। और ऐसे भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में चल रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की जो पार्टीज हैं, क्योटो प्रोटोकॉल में जो मैंडेट रखे गए उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, अगला थर्ड आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड जो GCF है। एक है अपना GEF तो मैनेज करता है जो कि इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, और ये है आपका GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड से अलग है। तो ये थर्ड फैसिलिटी हुई ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये आपका COP16 2010 में एस्टेब्लिश हुआ, और इसका भी काम ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज अब प्लेज करेंगी कुछ फंड मोबिलाइज करने के लिए, जो कि आपका था $100 बिलियन पर ईयर का, और जो आपको 2020 से आपको एस्टेब्लिश करना था। बट सबसे बिगेस्ट चैलेंज यही रहा है कि ये फंड अभी तक डेवलप मतलब क्रिएट हो ही नहीं पाया अभी तक सपोर्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपने रेज कर सके कंसर्न्स को, अपनी NDCs एम्बिशंस को रेज कर सके और रियलाइज कर सके कि हाँ हमें भी लो इमिशन करने की जरूरत है, क्लाइमेट रेजिलियंस पाथवेज बनाने की जरूरत है। यदि डेवलप्ड कंट्रीज ये फंड बना के ग्रीन क्लाइमेट फंड में 100 बिलियन का कंट्रीब्यूट करके पर एनम यदि हेल्प करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, तो बट डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा नहीं कर पा रही हैं, तो ये आपका ट्रस्ट डेफिसिट जैसी परेशानी खड़ी हो सकती है। आगे यदि बात करें कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं, सोर्सेज आपको मालूम है आपका मल्टीलेटरल आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं फंडिंग के लिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आपका फाइनेंशियल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं कन्वेंशंस के जो UNFCCC कर सकता है, या फिर UNCCD जो है आपके डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने का जो UN का ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर यदि कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं या कन्वेंशंस होती हैं तो इससे आपका एक सोर्स बन सकता है क्लाइमेट फिनांस के लिए। सेकेंड है कि आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है जिसे MDB बोलते हैं। अगला आपका एक IFIs होते हैं जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, वो यदि कुछ लोन दें या फिर कुछ ग्रांट्स दें, ऐसे इंस्टीट्यूशंस लाइक जो एग्जांपल हो सकता है वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हो सकता है, ये यदि लोन ग्रांट दें तो भी हमें क्लाइमेट फाइनेंस जैसे सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये आपके दो सोर्स हुए, या तो एग्रीमेंट हो या कन्वेंशन हो, या फिर लोन और ग्रांट हो, या फिर कुछ एलोकेशंस हो नेशनल गवर्नमेंट्स के, पर्टिकुलर कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स है वो यदि कुछ फंड एलोकेट करें तो आपका क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है आपका कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका पता है कार्बन मार्केट अप्रोच पे वर्क करता है, जिसमें आपका इमिशन ट्रेडिंग स्कीम लागू हो सकती है या फिर कार्बन इमिशन टैक्स लग सकता है। तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जो क्लाइमेट फाइनेंस में हेल्प करेगा। एंड द लास्ट वन इज प्राइवेट फाइनेंस, जो कि आपका ग्रीन बॉन्ड हो सकते हैं, ग्रीन डिपॉजिट्स हो सकते हैं, इसके थ्रू कलेक्ट किया जा सकता है, कंट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लेकिन चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये हैं कि दो चैलेंज, एक तो आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर से है, दूसरा आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर से। अब आप देख सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री देना नहीं चाहेंगी, डेवलपिंग कंट्री खुद से ही जूझ रही है अपनी परेशानियों से। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की यदि पहले बात करें तो वो है पहला कि उनके पास खुद की यूनिक क्लाइमेटिक एंड फिजिकल उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो खुद की स्पेशल है, मतलब वो खुद से ही नहीं लड़ पा रही खुद की परेशानियों से। जैसे कि अपना आपके जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट जो है आपके अरेबियन सी वाले हैं और आपका बे ऑफ बंगाल वाले हैं, वो साइक्लोन से ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, तो वो उनकी खुद की क्लाइमेटिक चैलेंजेस बने हुए हैं, तो उनका इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बना हुआ, तो उसको सॉल्व करना मुश्किल बना हुआ है। सेकंड आपका है कि वो खुद कंट्रीज़ हैं जो आपका आइलैंड नेशंस हैं, काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी खुद की डेट बर्डन्स काफ़ी हैं, टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड है उनके पास में, इनएफिशिएंट प्रोसेस है, बर्डनसम उनके पास में मैकेनिज्म है, हार्मोनाइजेशन की उनके पास में बहुत ज़्यादा कमी है, हाईली कॉम्प्लेक्स उनकी क्लाइमेट आपके फिनांस आर्किटेक्चर है,
और इसके साथ में आपका शॉर्टेज है ग्रांट बेस्ड फाइनेंसिंग का, मतलब जो अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएफआईज हैं और आपका एमडीबीज हैं, वो आपका यहाँ पे ग्रांट वगैरह कम देते हैं, कम उनके पास अवेलेबल है। इसके साथ में उन कंट्रीज़ में अवेयरनेस की भी एक बहुत बड़ी कमी है। तो ये तो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की साइड से। दूसरा है डेवलप्ड कंट्रीज की साइड से, क्या है कि अमाउंट इनसफिशेंट है। अमाउंट इनसफिशेंट का मतलब ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंट्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं उस फाइनेंस को क्रिएट करके। आईपीसीसी जो है उसने एस्टिमेट किया था कि ग्लोबल मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट जो ज़रूरत है वो इंक्रीज़ करना चाहिए फैक्टर ऑफ 3 to 6, मतलब 3 से 6 गुना बढ़ाने की ज़रूरत है आईपीसीसी के हिसाब से। सेकंड चैलेंज है आपका कि ट्रस्ट का इशू है। ट्रस्ट इशू मतलब ये है कि 2020 में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो पार्टीज मिली, उन्होंने कहा कि हम $100 बिलियन का फंड बनाएंगे, बट उसको ही नहीं बना पाए। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अगला है प्राइवेट सेक्टर लो पार्टिसिपेट करता है। प्राइवेट सेक्टर के अपने खुद के चैलेंजेस हैं। वो चैलेंज आपके, चाहे आप इन्वेस्ट से रिलेटेड हो, उनकी वीकर पॉलिसी सेटिंग्स हो, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट रेडी आपकी जो प्रोग्राम्स हैं उनके, या फिर उनकी ग्रीन वॉशिंग जैसी एक्टिविटीज़ वो करते हैं, या फिर क्लाइमेट रिजिलियंट उनके प्रोजेक्ट की अभी कमी है उनके पास में, या फिर लो कार्बन इमिशन से रिलेटेड उनके पास अभी नॉर्म्स वो फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे चैलेंजेस प्राइवेट सेक्टर के बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, इनसे वो पार्टिसिपेट भी कम ही करते हैं। कॉमन डेफिनेशन सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये है कि डेफिनेशन ही नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्री जो फंड दे रहा है, जो रेज कर रहा है, वो अपने हिसाब से क्लाइमेट फाइनेंस की डेफिनेशन निकाल लेता है कि हाँ इसको हम इतना हमने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है। जिसने किसी ने $2 बिलियन का किया तो वो कहेगा कि हाँ हमारी कंट्री के हिसाब से इतना ही क्लाइमेट फाइनेंस काफ़ी है और हम इतना ही कर सकते हैं। तो उनकी डेफिनेशन खुद की अलग है। तो ऐसा एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की अभी कमी है। अगला है आपका ग्रांट्स का जो शेयर है वो बहुत कम है। जो ग्रांट्स दी जा रही हैं वो बहुत कम है, मतलब लगभग 72% है टोटल फाइनेंस प्रोवाइडेड का, और 2016 से 20 के बीच में, जो काफ़ी बड़ा होना चाहिए था। और इसके साथ में सिक्स्थ पॉइंट आपका बनेगा अंडर फंडिंग ऑफ एडेप्टेशन, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो 2016 से 2020 के बीच में हुई वो आपकी मिटिगेशन की एक्टिविटीज़ के ऊपर थी। मिटिगेशन मतलब उसको कम करना, ठीक है। जबकि एडेप्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, एडेप्ट जो हमें करना है, आगे जो सुधारना है, उसके ऊपर फंडिंग तो बहुत ही कम है। तो एक मिटिगेशन और एक एडेप्टेशन आपको पहले वीडियोस में डिफाइन किया है, तो उसको एक बार फिर से याद रखें कि मिटिगेशन अलग चीज़ होती है और एडेप्टेशन अलग चीज़ होती है। इंडिया की भी बात करें तो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड इंडिया के क्या प्रोविजन है। तो इंडिया ने देखिए, एक तो आपका क्लाइमेट फाइनेंस की हमें नीड कितनी है। पहले तो नीड हमें है 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है 2030 तक, ठीक है। इतना हमें नीड है ताकि हम इंप्लीमेंट कर सकें कुछ एक्शंस को जो हमारी करंट एनर्जी सिस्टम जो है इंडिया का, उसको ट्रांसफॉर्म कर सके। क्योंकि एनर्जी सिस्टम अपना जो है अभी कोल बेस्ड है मेनली, और उसके बाद में आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम जो है उससे बेस्ड है। और रिन्यूएबल में हमें उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें चाहिए $6 to 8 ट्रिलियन US का रिक्वायरमेंट 2030 तक। अब यदि और बात करें नेट जीरो हमें 2070 तक लेना है, तो ये तो हमारा है कि करंट एनर्जी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 6 to 8 ट्रिलियन चाहिए। लेकिन हमें नेट जीरो 2070 तक यदि अचीव करना है तो 10 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी इंडिया को। और इसके लिए हमने क्या क्या काम किए हैं, तो हमने एक NAFCC मतलब नेशनल एडेप्टेशन फंड बनाया क्लाइमेट चेंज के लिए, जो अगस्त 2015 में हमने एस्टेब्लिश किया। और इसका काम था कि जो एडेप्टेशन की जो कॉस्ट है उसे हमें मीट करना है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज जैसी कंडीशंस को स्टेट एंड यूटीज़ के कॉपरेशन से कंट्रोल कर सके, क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने के लिए फंड रेज कर सके। ऐसी सारी चीज़ें बनाएगी। और जो आपका क्लाइमेट चेंज की जो एडवर्स इफेक्ट है उसकी वनरेबिलिटीज़ जो है उसको हैंडल कर सके, उस चीज़ के लिए NAFCC बनाया गया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में प्रोवाइड की गई इंडिया में। ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन डिपॉजिट्स ऐसे इशू किए गए। पहला बैंक आपका बना यस बैंक, जिसने 2015 में पहला ग्रीन बॉन्ड इशू किया। इसके साथ में सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप भी बनाए गए, जो RBI के अंडर बनाए गए, जो कोऑर्डिनेट करेंगे अदर नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ इश्यूज को सॉल्व कर सकती हैं। और फिफ्थ पॉइंट आपका कि RBI ने ज्वाइन किया था एक नेटवर्क, जिसको आपको पता होगा, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब NGFS नेटवर्क था एक। और नेटवर्क किसका था, आपके जो कंट्रीज़ के सेंट्रल जो बैंक होते हैं उनके साथ में कुछ और सुपरवाइजर जो थे, सुपरवाइजर इंस्टीट्यूशंस और भी उसमें मिले हुए थे, जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकते हैं, डेवलपमेंट जो है एनवायरनमेंट का उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्लाइमेट रिस्क की मैनेज कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। उसके लिए आपका ये नेटवर्क बना। तो क्लाइमेट रिस्क को मैनेज करना हुआ, इन्वायरमेंट को डेवलप करना हुआ, उसके लिए इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन हुआ, और उसके साथ में बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना हुआ। ये 3 वर्ड आपको याद रखना है, बहुत बेस्ट है ये। बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना, कंट्रीब्यूट करना इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए, और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको हेल्प करना फाइनेंशियल सेक्टर में। ये चीज़ें बताएगी।
अब यदि बात करें कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, तो आप खुद अब इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट की इफिशियंसी जो है उसको बढ़ाइए। इफिशियंसी यदि बढ़ जाएगी तो हम काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हम ट्रांसपेरेंसी के थ्रू क्लाइमेट रिस्क को कम कर सकते हैं और कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं ईएसजी रिलेटेड आपकी सर्विसेज के लिए, ताकि आपकी ग्रीन वॉशिंग जैसी जो सिचुएशंस है कंपनीज की वो ख़त्म की जा सके। क्लाइमेट क्लब जैसी चीज़ें हम सेटअप कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिससे आपका जस्ट ट्रांजिशन हो, पार्टनरशिप से हो, जस्ट ट्रांजिशन के लिए कंट्रीज के बीच में, नेशंस के बीच में पार्टनरशिप हो, तो वो हेल्प करेंगी। इसके साथ में आप एमडीबीज हैं जो आपके आईएफआईज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे यूज़ करने की जरूरत है, मोबिलाइज करने की जरूरत है क्लाइमेट फिनांस को वेरियस सोर्सेज के थ्रू, और हमें अलाइन करने की, स्केल अप करने की जरूरत है, फंडिंग को स्केल अप मतलब बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, और हम ताकि हम एक्सेस जो है उसको सिंप्लीफाई कर सके, सिंप्लीफाई करके उसको इंश्योर कर सके एक्सेस को टू आपके फंड्स है, उसके लिए हमें एमडीबीज और आईएफआई को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ में हम लो कॉस्ट और आपका डेट फ्री जो फाइनेंस है वो अवेलेबल होगा, तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हेल्प ले सकती हैं आपके डेवलप्ड कंट्रीज से, इस क्लाइमेट फंड्स जो फंड्स हैं उनसे हेल्प ले सकती हैं, और लो कॉस्ट डेट फ्री फाइनेंस उनके लिए एक्सपेंड हो सकता है, उन कंट्रीज में हेल्प कर सकता है। $100 बिलियन का जो आपका गोल था 2020 का, वो आपको डेवलप्ड नेशन से बनाने की जरूरत है, मांगने की जरूरत है। आपका कह सकते हैं कि कोलैबोरेटिव आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है डेवलपिंग कंट्रीज को, तभी वो फंड क्रिएट हो सकता है और नेशंस उससे हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ में हमें कॉमन लैंग्वेज बनाने की जरूरत है, कॉमन लैंग्वेज का मतलब कॉमन डेफिनेशन जो हुआ वो बनाने की जरूरत है। स्टैंडर्ड एक क्लाइमेट फाइनेंस के लिए होने चाहिए पर्टिकुलर, कि हाँ इतने सारे फंड यदि हमें जनरेट करना है तो ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाने चाहिए। फाइनेंशियल एवेन्यूज़ जो है एडेप्टेशंस के लिए उनको इन्हेंस करने की जरूरत है, उसमें चाहे आपको इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़े, जैसे कि एसडीआर हो, या फिर आपको वॉलेंट्री कार्बन मार्केट हो, या फिर फिलोंथ्रफी हो, या फिर कंसेशनल एंड रिस्क कैपिटल व्हीकल्स हो, जिसके थ्रू आपको और कुछ और अदर गारंटीज भी हो सकती है, उसके थ्रू आप एडेप्टेशन के लिए फाइनेंशियल एवेन्यूज़ को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में लास्ट पॉइंट आप कह सकते हैं कि हमें डोमेस्टिक फाइनेंस को भी मोबिलाइज करने की जरूरत है सेंट्रल बैंक के थ्रू। इसमें सेंट्रल बैंक आपका हेल्प कर सकता है क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने में, कुछ और मेजर्स ले सकता है, जैसे आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है जिसको स्टार्ट किया इंडिया ने, अदर कंट्रीज में इसको ले सकती हैं। क्रेडिट जो कोटा होते हैं उसको लागू कर सकता है, न्यू एसेट की क्लास बना सकता है ताकि उसको क्रिएट करके फंड रेज की जा सके क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। क्लाइमेट इन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस वगैरह में नए एसेट्स की क्लास मतलब उनका एक कैटेगरी बना के, कैटेगरी क्रिएट करके वहाँ से फंड रेज किया जा सकता है। अब और भी बेहतर यदि आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो एक 10 कलेक्टिव एक्शंस जो है वो आपके कनाडा और जर्मनी की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान प्रोग्रेस रिपोर्ट। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन आप यदि बात करें तो एक कह सकते हैं आपकी कनाडा एंड जर्मनी की एक कंबाइंड रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें आपके 10 कलेक्टिव एक्शंस लिए गए जो कि आपके एक्शंस हो सकते हैं $100 बिलियन के गोल को अचीव करने के लिए, उसको डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करने के लिए, और जो आपके पुराने जो एक्सपीरियंसेस, आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको बिल्ड करने के लिए, टू डिलीवर मोर इफेक्टिव एंड इनहेंस्ड क्लाइमेट फाइनेंस। तो हमें इफेक्टिव और इनहेंस क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है, उसके लिए ये 10 कलेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं। जैसे कि हमें क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाना है, स्केल अप करना है, बिल्कुल सीधी सी बात है। सेकंड क्या करना है, हमें हमें इंक्रीज करने की जरूरत है, मतलब इंक्रीज करना है फाइनेंस फॉर एडेप्टेशन, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए आपको क्लाइमेट फाइनेंस को तो स्केल अप करना ही है, इसी के साथ में एडेप्टेशन के लिए फाइनेंस की भी जरूरत है। प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है ग्रांट बेस्ड फाइनेंस को, ताकि प्रायोरिटी मिले कि ग्रांट बेस्ड फाइनेंस के लिए, और जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं, मोस्ट वनरेबल कंट्रीज हैं, बैरियर्स को एड्रेस करने की जरूरत है ताकि क्लाइमेट फाइनेंस को एक्सेस किया जा सके। फाइनेंशियल मैकेनिज्म को मजबूत करने की जरूरत है, यूएनएफसीसी के हों चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट के हों, उन्हें मजबूत करने की जरूरत है मैकेनिज्म को। वर्क करने की जरूरत है एमडीबीज के साथ में, ताकि हम इंक्रीज या इंप्रूव कर सके क्लाइमेट फाइनेंस को। इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने की जरूरत है, और कलेक्टिव प्रोग्रेस ट्रांसपेरेंटली रिपोर्टिंग की भी जरूरत है, मतलब ताकि हम हमारी जो कंट्रीज जो कलेक्टिवली प्रोग्रेस कर रही हैं उसको ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट किया जाए, ताकि आगे जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें वो रिपोर्ट्स हेल्प कर सके कंट्रीज को पॉलिसीज बनाने में। इसके साथ में आपका 9th पॉइंट हो सकता है कि हमें एसेस करने की और बिल्ड करने की जरूरत है कुछ लेसन्स को जो हमने सीखे हैं, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो उन लेसन्स को सीख सके, और उनकी जो क्लाइमेट फ्रेंडली आपका एक कह सकते हैं कि इनोवेशंस हैं, आपके इनिशिएटिव्स हैं, उनको वो डेवलपिंग कंट्रीज ले सके इन लेसन्स को देख के, तो इन्हें एसेस किया जा सके और ऐसे ही बिल्ड करना है जो पढ़े हुए लेसन्स है, जो लेसन्स हमने सीखा है अदर डेवलप्ड कंट्रीज से, उसे अडॉप्ट करने की। लास्ट आप कह सकते हैं कि हमें ब्रॉडर फाइनेंशियल ट्रांजिशन की जरूरत है इंप्लीमेंट करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 2.1.c जो आपका फाइनेंसिंग से रिलेटेड था पेरिस एग्रीमेंट में कि कैसे फाइनेंसिंग होगी, उसको आपका
अकाउंट में मतलब ध्यान में लेने की ज़रूरत है कंट्रीज़ को, ताकि आपका फाइनेंशियल ट्रांजिशन आपका ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये 10 कलेक्टिव एक्शंस हुए, मेन आप याद रख सकते हैं। क्लाइमेट फंड को बढ़ाना, एडेप्टेशन की फाइनेंसिंग बढ़ाना है, प्रायोरिटाइज करना है, एड्रेस करना है बैरियर्स को, फाइनेंशियल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना है, एमडीबी के साथ काम करना है, इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, आपका जो कलेक्टिवली जो प्रोग्रेस है उसको रिपोर्ट करना है, और आपका लेसन जो सीखे हैं उसको एसेस करना और उसके ऊपर ही आगे काम करना है। और आर्टिकल 2.1 ऑफ उसका पैरा पार्ट सी कह सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट का, उसको यूज़ करना है ध्यान में रख के आके बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजिशन आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ऐसे आपके 10 कलेक्टिव एक्शंस हुए आपकी क्लाइमेट फिनांस से। ये क्वेश्चन आपके लिए मस्ट बन जाता है यूपीएससी 2023 के लिए। मेंस में आपका इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चन बहुत मस्ट रहेगा, क्योंकि पहले काफ़ी COP26 के ऊपर काफ़ी बेहतर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब की बार क्लाइमेट फाइनेंस पे फोकस है और ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। आप इसको अभी से तैयार करके रखें ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। सेकंड वीडियो हमारा इससे रिलेटेड आएगा कोप से ही, वो है आपका एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्या क्या इसकी नीड है, क्या क्या इसमें रिपोर्टिंग्स आई है। और आप इन्वायरमेंट को तैयार कर लीजिए जब तक ये लेक्चर्स आते हैं इन्वायरमेंट के। ठीक है, इस साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि लास्ट ईयर अभी प्रीवियस जितने भी ईयर है 2013 के बाद में इन्वायरमेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहाँ से आप उसको नोट कर लेंगे और आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या हमें अप्रोच लगानी है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, और वहाँ से आप इसको पूरा कर लेंगे। चलो, आपने ये लेसन यहाँ तक देखा, वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए ये वीडियो शेयर करें दोस्तों में, इसको कुछ कमेंट करें यदि इसमें कुछ कमियां लगती हैं आपको वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप देखते रहें चैनल को। धन्यवाद।